अगर मोदी 2024 में जीत के आ गया तो 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा, न लोकसभा का होगा और न ही विधानसभाओं के चुनाव होंगे। आज ही से ईवीएम के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है और यह जब तक लड़ाई चलेगी जब तक इस देश से ईवीएम नहीं हट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा धरना शुरू होगा अनिश्चितकालीन। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में जो उदाहरण सामने आ रहे हैं कि जो कैंडिडेट लड़े हैं उनके परिवारों की वोट भी उनके अपने बूथ में नहीं निकली हैं। आदमी कोई दूसरा नहीं देगा, मान लिया यार खुद तो देगा, अगर परिवार के लोग भी बागी हो जाएं खुद तो देगा, वो भी नहीं है। जिन्होंने बाकायदा आरटीआई डाल के और इंफॉर्मेशन निकाली और बताया कि लगभग 19 लाख ईवीएम गायब हैं। कि चलो मान लिया घरवाली ने वोट नहीं दिया, मां ने वोट नहीं दिया, भाई ने वोट नहीं दिया, परिवार ने वोट नहीं दिया होगा, लेकिन जो प्रत्याशी पैसा लगा करके चुनाव लड़ता है वो ऐसा कैसे कर सकता है कि वो खुद भी अपने आप को वोट ना दे। आज ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ईवीएम के लिए बुलाई है, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, मिजोरम में एक नई पार्टी है उसकी सरकार बनी। बाकी 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी। और आपने देखा होगा कि रिजल्ट आने के बाद जैसी सरकार बनी है तो ऐसे वो लोग जो अब तक कभी बोलते नहीं थे, चुप बैठे थे, वो भी ईवीएम पर सवाल उठाने लगे। जैसे कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया और सुना उन्होंने मार्च भी किया। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया और भी बहुत लोग ईवीएम पर लगातार सवाल उस दिन से उठा रहे हैं। और हम तो लगातार इसके विषय में 2019 से 30 मई 2019 से लगातार आवाज उठा रहे हैं। आंदोलन भी किए, जंतर मंतर पर 4-5 हमने आंदोलन किए, 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया, धरना किया। उसके अलावा सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया। तो लगातार हम लोग इस पर आवाज उठाते रहे। अफसोस की बात यह है कि जिस लड़ाई को सबसे मजबूती के साथ सबसे पहले नंबर पर प्राथमिकता देते हुए लड़ना चाहिए था ईवीएम को हटाने के लिए, उस लड़ाई के विषय में ये लोग अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद नींद इनकी टूटी है, जबकि इन्हें बहुत पहले इस ईवीएम की लड़ाई को लेके चलना था। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ईवीएम में बाकायदा गड़बड़ी की जाती है और मोदी सरकार, ये यूं कहो प्रधानमंत्री मोदी, जिस जगह भी जीतना चाहते हैं वहां ईवीएम के माध्यम से जीत के आते हैं। इलेक्शन कमीशन उनके हाथ की लगभग कठपुतली बन चुका है। यद्यपि भारत के संविधान के अनुसार और इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है, इसीलिए उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया। और एक बार अगर सरकार बना भी दे तो वही सरकार उसे हटा ना सके, उसके लिए उसको हटाने का तरीका, इलेक्शन कमीशन को हटाने का तरीका जो बनाया गया वो महाभियोग के माध्यम से, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, वो प्रक्रिया रखी गई। इतना सुरक्षित करके उसको रखा गया, लेकिन बावजूद इसके वर्तमान में पिछले 8-9 साल से आप देखेंगे, 10 साल से देखेंगे, जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। और बहुत अफसोस की बात यह है, क्या यह सवाल लोगों के दिमाग में आना नहीं चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले ईवीएम के खिलाफ खुल के बोलती थी, इवन उनके सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी वो भी बोलते थे ईवीएम के खिलाफ। जीवीएल नरसिम्हा जो उनके सांसद हैं, एक उन्होंने 246 पेज की एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, और दुनिया भर के उदाहरण दिए कि ईवीएम में किस तरह से घपला होता है, किस तरह से इसकी हैकिंग होती है, किस तरह से मैनिपुलेशन होती है, और दुनिया भर के उदाहरण दिए कि इतने देशों ने इसको छोड़ दिया। जिन देशों ने ईवीएम का खोज की
जिन्होंने निर्माण किया वो भी देश छोड़ चुके, उससे इलेक्शन कराना। और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कितने ही देश हैं जो ईवीएम ईजाद करने के बावजूद भी उससे अपने यहां चुनाव नहीं कराते, बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। लेकिन जो पार्टी सबसे ज्यादा विरोध करती थी, आज वो पार्टी ईवीएम को छोड़ने को तैयार नहीं है। सवाल नहीं उठता क्यों? बहुत साफ है, क्योंकि ईवीएम जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन हो सकता है बीजेपी राजनीतिक परिदृश्य से ही खत्म हो जाए। आज की तारीख में चंद जो उनके अंधभक्त हैं, उनके अलावा बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता, पर्टिकुलर प्रधानमंत्री मोदी को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन वो आदमी गारंटी देता फिर रहा, मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी ये नहीं है कि वो तुम्हारे रोजगार दे देगा, मोदी की गारंटी ये नहीं है कि तुम्हें एजुकेशन दे देगा, मोदी की गारंटी ये नहीं है कि तुम्हारे हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाएं जो उनको सुधार देगा, मोदी की गारंटी ये नहीं है कि महिलाओं को बचा लेगा, उनकी सुरक्षा करेगा, मोदी की गारंटी ये नहीं है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी या मजदूरों की जो है स्थिति सुधर जाएगी। मोदी की गारंटी यह है कि तुम कुछ भी कर लेना, चुनाव ईवीएम से होगा तो मैं ईवीएम से जीत के आऊंगा। यह मोदी की गारंटी है, असली गारंटी मोदी की यह है। अब जब चुनाव हो चुके हैं और चुनाव में बीजेपी जीत के आ चुके, उसके बाद मैं नहीं समझता कुछ रह गया होगा। जो बैलेट पेपर्स की गिनती हुई मध्य प्रदेश में, बैलेट पेपर्स की जो गिनती, जो पोस्टल बैलेट थे, 199 पर कांग्रेस आगे थी। तो कैसे अचानक जब ईवीएम से गिनती शुरू हुई बिल्कुल उलट हो गया, 180 डिग्री पर सारी चीजें घूम गई और 164 सीटें बीजेपी जीत के आ रही है और कांग्रेस मात्र 63 सीटें जीत के आ रही है। और केवल यही नहीं, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में जो उदाहरण सामने आ रहे हैं कि जो कैंडिडेट लड़े हैं उनके परिवारों की वोट भी उनके अपने बूथ में नहीं है, नहीं निकली हैं। आदमी कोई दूसरा नहीं देगा, मान लिया यार खुद तो देगा, अगर परिवार के लोग भी बागी हो जाएं खुद तो देगा, वो भी नहीं है। और उदाहरण आपको बताता हूं, इससे आप समझेंगे। केवल इतना ही नहीं है साथियों, केवल अब की बात नहीं है। आपको ध्यान होगा 2022 का चुनाव, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है, समाजवादी पार्टी जिस समय पोस्टल बैलेट खुले थे 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी आ गई थी, 304 सीटों पर। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो समाजवादी पार्टी कहां पहुंच गई और बीजेपी जीत के इलेक्शन आ गई। केवल यही नहीं है, उदाहरण आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में नगरपालिका चुनाव हुए, उन नगरपालिका चुनावों में इस बार भी और पहले भी जहां ईवीएम से चुनाव हुए वो सीटें सारी बीजेपी के पास, नगर निगम की सीटें। और जहां नगरपालिका जो नगर पंचायत थी वहां पर आप देखेंगे कि मात्र 36% रिजल्ट है, मात्र 36%, यानी 64% रिजल्ट बीजेपी के अगेंस्ट है। तो क्या लगता नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी है? ईवीएम में गड़बड़ी है। और जो मनोरंजन राय हैं, जिन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा डाल रखा है, जिन्होंने बाकायदा आरटीआई डाल के और इंफॉर्मेशन निकाली और बताया कि लगभग 19 लाख ईवीएम गायब हैं। और आप देखेंगे कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसमें एक वीडियो बड़ी जबरदस्त वायरल हुई थी, ऑडियो थी वो, जिसमें एक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो कह रहा था कि भैया ये जो मशीन जिनमें वोट पड़ी हैं जो जमा हुई है ये वो है ही नहीं, जमा करने के लिए तो हमें दूसरी दी गई, हम दूसरी जमा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो 19-20 लाख मशीनें गायब हैं जिनके विषय में इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बता रहा। असली जो जब वोटों की गिनती होती है तो उनकी गिनती होती है, उनमें वोट डाल के पहले से ही सारा सब कुछ होता है। और तभी आप देखते हैं कि ईवीएम कभी कहीं पड़ती हैं, कहीं ट्रक में मिलेंगी, कहीं आपको ऑटो में मिलेंगी, कहीं रिक्शा में मिलेंगी, कहीं पे कचरे में के डिब्बे में पड़ी मिलेंगी। ये जो सारी चीजें हैं, तो ईवीएम का घोटाला सबके सामने है, होता है। हम लोग राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी और हमारे साथ में जो संबंधित और संगठन हैं, हम लोग ईवीएम के खिलाफ अब एक अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और उसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं। आज ही से ईवीएम के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई
शुरू हो गई है और ये अब जब तक लड़ाई चलेगी, जब तक इस देश से ईवीएम नहीं हट जाएगी, तब तक ये लड़ाई चलेगी। और इस लड़ाई में 3-4 तरह की चीजें हम लोग करेंगे। नंबर 1, लोगों को जागरूक करने के लिए आप मीडिया साथियों के माध्यम से टाइम टाइम पर मीडिया को बाइट देंगे, मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, जो डेवलपमेंट होगा उसे हम बताएंगे। दूसरा, हैंडबिल के माध्यम से पूरे देश में प्रचार करेंगे, बताएंगे सब लोगों को कि अगर ईवीएम रहेगी तो आप बीजेपी को नहीं हरा सकते, आप सीधे सीधे कहो कि मोदी को नहीं हरा सकते। और 2024 का जो चुनाव है, ये इस देश की जिंदगी और मौत का चुनाव है, इस देश की जनता की जिंदगी और मौत का चुनाव है। अगर लापरवाही करी और यह चुनाव ईवीएम से हो गया, हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाना है। इस बात को आप ध्यान रखना, मैं बार बार यह बात कह रहा हूं। और मोदी के लिए भी जिंदगी और मौत का सवाल है यह चुनाव। तो इस चुनाव को जीतने के लिए मोदी किसी भी हद तक जाएगा, कुछ भी उसे करना पड़े वो करेगा, और उसका हर संभव प्रयास रहेगा कि ईवीएम से ही चुनाव हो। सरकार उसकी है, 2 ही तरीके से ईवीएम हट सकती है, या तो सुप्रीम कोर्ट हटाए या देश की संसद हटाए। संसद में मोदी की गुंडागर्दी चलती है, कोई भी उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। लेटेस्ट उदाहरण आप देख ही रखते हैं, जो महुआ मोइत्रा जी को जिस तरह से उनकी लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई है, तो आप देख रहे हैं सारी चीजें। तो संसद में हो नहीं सकता, रहेगा सुप्रीम कोर्ट। अफसोस इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब तक जितनी पिटीशन पड़ी, वो सारी पिटीशन ईवीएम के विषय में सब डिसमिस की गई। अभी एक पिटीशन जो एडीआर ने डाली हुई है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, उसका जजमेंट आना बाकी है। देखते हैं क्या होता है। तो हमारी कोशिश यह रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा जागे, हम उसे झकझोरने की कोशिश करेंगे और उसको यह एहसास कराने का प्रयास करेंगे कि संविधान की आप संरक्षक होने के नाते जिम्मेदारी है कि संविधान नष्ट ना हो, और संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है कि इस देश में चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होने चाहिए। यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और ईवीएम है तो ईवीएम से चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट को हम उसके अंतर्मन को झकझोरने की कोशिश करें। इसलिए इस हमारे आंदोलन के एक फेज में सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा धरना शुरू होगा, अनिश्चितकालीन। कब से होगा वो डेट हम निश्चित करके आपको आने वाले समय में बताएंगे। धरना सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा, और जो धरना होगा उसके लिए बाकायदा हम मार्च करेंगे। अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड जो दिल्ली है, वहां से शुरू करेंगे और वहां पहुंचकर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर वहां पर धरना हमारा शुरू होगा। इसके अलावा पैदल यात्रा की जाएगी, पहले पूरी दिल्ली में की जाएगी और उसके बाद पूरे देश में की जाएगी। जिस तरह से शाहीन बाग का आंदोलन चलाता है एक जगह पर, और उसके बाद देश में जगह जगह आंदोलन हुए, हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी लोग हैं इस देश में जो मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, जो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें बहुत सराहते हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, ये सराहना बंद करो भाई। सारे के सारे साथी इस आंदोलन में हमारा साथ दें, ईमानदारी से साथ दें और आकर साथ दें। और आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों से कि जो भी साथी इस ईवीएम की लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं, वो मैं फोन नंबर अपना बताऊं, उस मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने विषय में भेजें कि हम आपके साथ इसमें कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर लड़ेंगे, तभी माना जाएगा, अन्यथा ये सब बेकार की बातें हैं। सो मेरा नंबर है 7840868666। ये मेरा नंबर है, इस पर मुझे मैसेज भेजें। और इसके साथ साथ साथियों, हमने प्लान बनाया है कि सेमिनार भी जगह जगह पर, यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग शहरों में करने का हमारा पूरा प्लान है। तो इस तरह से हम आंदोलन को करेंगे। और साथ में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, विशेषकर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी हुई जो 27 राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों के सभी अध्यक्ष को, हेड्स को, और इंडिया गठबंधन के जो हेड्स हैं, उन सबको बाकायदा हम लेटर भेजेंगे कि ईवीएम से चुनाव अगर तुमने होने दिया
तो आप इस देश को नहीं बचा सकते बर्बादी से। लिहाजा ईवीएम का बहिष्कार करें। ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो इलेक्शन का बहिष्कार करें और जन आंदोलन के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। इसके साथ साथ सभी सुप्रीम कोर्ट जजेस को, सभी हाई कोर्ट जजेस को भी हम बाकायदा लेटर भेजेंगे कि ये जो चुनाव हो रहा है, और ये कह के भेजेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद बताएं, हाई कोर्ट के जजेस खुद बताएं कि क्या वो जानते हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है। आंसर है नहीं जानते। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन उनसे भी जानेंगे कि भाई आप जो सब कुछ कर रहे हैं, इससे जब पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, स्वतंत्र चुनाव नहीं हो रहा, तो फिर इस चुनाव का क्या मतलब है। इस तरह से हमारा आंदोलन ये लगातार चलेगा। और मैं निवेदन सभी साथियों से करता हूं, जितने भी संगठन के लोग हैं, जहां जहां भी हैं, जो भी व्यक्तिगत रूप से हैं, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, इस आंदोलन में सब साथ दें, अपना झंडा और बैनर साथ लेकर आए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लड़ाई सबकी है, हमारी अकेले की नहीं है, लेकिन सब मिलकर लड़ेंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं साथियों। अब मेरे साथ में आदरणीय डीसी कपिल साहब, मैं चाहूंगा कि वो भी इस मसले पर, क्योंकि हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, लड़ते हैं, वो भी इस विषय पर आपको संबोधित करें। आज जो दो उदाहरण इस चुनाव के अंदर आए हैं, दो प्रत्याशी ऐसे, एक मध्य प्रदेश से है, एक छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने जहां से चुनाव लड़ा और जिस बूथ पर उनके परिवार का वोट है, परिवार को भी छोड़ दो, जहां पर उनका स्वयं का वोट है, भाई स्वयं तो आदमी झूठ नहीं बोलेगा अपने आप चुनाव लड़ते हुए, उस प्रत्याशी ने अपने बूथ पर खुद जाकर के स्वयं को वोट दिया। और जब काउंटिंग हुई तो काउंटिंग में उस पर्टिकुलर बूथ पे उस प्रत्याशी को 0 वोट मिला। अब सवाल यह है कि चलो मान लिया घरवाली ने वोट नहीं दिया, मां ने वोट नहीं दिया, भाई ने वोट नहीं दिया, परिवार ने वोट नहीं दिया होगा, लेकिन जो प्रत्याशी पैसा लगा करके चुनाव लड़ता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है कि वो खुद भी अपने आप को वोट ना दे। ये 2 केस आए हैं, मीडिया में छपे हैं, प्रिंट मीडिया में बहुत बड़ा उनका डिटेल भी दी गई है। आज सवाल यह है कि खुद के प्रत्याशी का वोट भी अगर गायब हो रहा है तो ये कितना बड़ा धांधली है और कितना बड़ा मजाक है ये। और सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि जिन देशों ने ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग की, जिनकी खोज से ईवीएम आई और चुनाव में उसका इस्तेमाल किया गया, जब वो सारे देश जो ईवीएम के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जब वही लोग ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आखिर इस देश के अंदर ईवीएम के इस्तेमाल पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, ये एक सोचने का विषय है। केंद्र की सरकार, मोदी सरकार 100% चुनाव से पहले एक संख्या डिक्लेयर करती है कि हम इतने सीटों पर चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, और जब रिजल्ट निकलता है वो निश्चित रूप से उसी आंकड़े को छूते हैं। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं कि इतनी ही मशीनों को और इतनी ही विधानसभाओं को या इतनी ही लोकसभाओं के चुनाव को प्रभावित करने वाला जो उनका नेटवर्क है वो बिल्कुल फिक्स है। अब कई लोग ये कहते हैं कि हिमाचल में ऐसे क्यों नहीं हुआ, कई लोग कहते हैं दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हुआ, कई लोग कहते हैं कर्नाटक में ऐसे क्यों नहीं हुआ, तेलंगाना में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो सम्मानित साथियों, ये बहुत ही सातिर सरकार है। ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय एक तरफा ना बने, वहां पर बीच बीच में छोटे राज्यों में इस काम को नहीं करती है। और जहां इनको पता है कि मैक्सिमम सीटें जिन प्रदेशों के माध्यम से लोकसभा में आनी है, उनको ये अपने काबू में रखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये बड़े राज्य हैं, राजस्थान हो गया, ये बड़े राज्य हैं। तो ये जो चल रहा है सिस्टम, इसका जो है, हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और ये जो धरना है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चलेगा और ये चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने भी चलेगा। और चाहे पैदल मार्च करना पड़े, हमें पैदल यात्रा करनी पड़े, ईवीएम के खिलाफ हम हर हद तक जा करके जो है इसको रुकवाने के लिए भानु प्रताप जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को धार देंगे। और हम एक नहीं सैकड़ों, अब हमारे साथी हैं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर में जुड़े हुए तमाम जितने भी संगठन हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इस लड़ाई में हमारा साथ दें। और जहां तक आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जा रही है, जो राजनीतिक दल हैं
जो चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, उनको भी हमारा निवेदन है, उनको भी हमारी सलाह है कि वो वास्तव में अगर पारदर्शी चुनाव चाहते हैं और अगर वो चाहते हैं कि उनके चाहने वाले समर्थक जो उनको वोट देते हैं वो उनकी झोली में आए, तो इस ईवीएम का विरोध उनको भी करना पड़ेगा। अदरवाइज 2024 में अगर पुनः इस केंद्र की सरकार की इसी शेप में वापसी हुई तो आने वाले समय में हो सकता है चुनाव कराने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, अभी समय है 5-6 महीने का, पूरी मुस्तैदी के साथ हम इस आंदोलन को चलाएंगे और निवेदन करेंगे सभी राजनीतिक दलों से कि वो भी उस जंग में, उस लड़ाई में, उस आंदोलन में जो ईवीएम के खिलाफ होने जा रही है, जिसका बिगुल आज बजा है, जिसकी आज शुरुआत हुई है विधित रूप से, वो लोग भी हमारा साथ दें। देखिए, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। ये जन आंदोलन के बिना ईवीएम हटने वाली नहीं है। और जन आंदोलन ट्विटर से नहीं हुआ करता कि 2 लाइन लिख दी और कहानी खत्म। ये तो केवल आप एक बस परंपरा निभा रहे हो, बस, और कुछ नहीं है। अपने आप को अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहे हो। अन्यथा लड़ाई तो सड़क पर होगी, तो सड़क पर उतरना पड़ेगा, लगातार बोलना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, आपको जो है जगह जगह सेमिनार करने पड़ेंगे, आपको धरने देने पड़ेंगे। सो ये जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, जब तक ये नहीं आएंगी, ईवीएम नहीं हटेगी और ये पार्टियां किसी गलतफहमी में न रहें, मोदी इस बार जीतने के बाद में इन पार्टियों की कहानी ही खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि इस देश में इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। अगर मोदी 2024 में जीत के आ गया तो 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा, न लोकसभा का होगा और न ही विधानसभाओं के चुनाव होंगे। सो ये चुनावी प्रक्रिया ही खत्म हो जानी है। और जो लोग इसमें तकरीबन 4,500 की संख्या जो विधायकों की है, ये विधायक खद्दर का कुर्ता पजामा लटका के जो घूमते हैं, ये भी सारे खुंटी पे टंग जाने हैं। क्योंकि देश में राजतंत्र की स्थापना होगी, जिस हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए वो सारे काम करने लगातार कर रहे हैं, उसमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जब केंद्र से ही राज चलना है तो विधानसभाओं की क्या जरूरत है? और वैसे भी आप देखेंगे कि संघीय ढांचे पर लगातार मोदी के द्वारा प्रहार किया जा रहा है। जैसे जीएसटी, आपने टैक्स कलेक्शन कर लिया पूरे देश का, आप दे नहीं रहे उन्हें, संघीय ढांचे पर प्रहार। जैसे कृषि कानून थे, कृषि कानून, उसमें मंडियों को जिस तरह से खत्म किया गया और मंडियां जो टैक्स लेती थी उसको खत्म करने की जो सारी योजना थी, वो सब कुछ वही था कि संघीय ढांचा जो है देश का खत्म हो। अब एक और बड़ी साजिश हो रही है संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए। केंद्र सरकार ने एक घोषणा की है कि जो देश के बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा बॉर्डर है, उससे 100 किलोमीटर के अंदर अंदर पूरा वो केंद्र सरकार के अंडर में रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो बहुत से तो राज्य ऐसे ही हैं कि 100 किलोमीटर अगर आप चलोगे तो राज्य खत्म हो जाना। इसका मतलब पूरे राज्य को आप कवर कर लेंगे, वहां आपकी सरकार चलेगी, केंद्र की सरकार चलेगी। तो ये क्या मतलब है? ये सब है कि संघीय ढांचे को खत्म करके एकीकृत ढांचा आप खड़ा करना चाहते हैं और राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए आप सारा सब कुछ कर रहे हैं। सो जो आप बात कर रहे हैं, इसलिए इन पार्टियों को बोलने की जरूरत है। मैंने अभी एक सेम पित्रोदा जी का वो सुना, एक इंटरव्यू जो संजय शर्मा 4 PM वाले उन्होंने लिया। उसमें उन्होंने सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी को पता नहीं ईवीएम के विषय में? सेम पित्रोदा ने कहा कि हाँ, राहुल गांधी को सब पता है ईवीएम के विषय में। तो पूछा फिर बोलते क्यों नहीं है? मैं नहीं जानता बोलते क्यों नहीं है। बोलना तो चाहिए, उन्हें बोलना पड़ेगा। कब बोलोगे भाई? जब कब्र में बिल्कुल तुम दफना दिए जाओगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा तब बोलोगे, तब तो बोलने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए सभी पार्टियों को बोलना पड़ेगा और इसीलिए हमने कहा कि हम सभी पार्टियों को बाकायदा लेटर लिखेंगे, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे इस आंदोलन में साथ दें, नहीं तो बचना कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस का अब तक भी ईवीएम के विरोध आंदोलन न करना निश्चित रूप से उन पर सवालिया निशान खड़े करता है। क्या कांग्रेस इस वजह से चुप बैठी है कि ईवीएम को लाने का जो श्रेय है वो तो कांग्रेस को ही है? क्या इस वजह से चुप है वो? मैं नहीं जानता कि कारण क्या है। और हो सकता है कि जो आप कह रहे हो एक सिक्के के 2 ही पहलू हों। भाई, एक सिक्के के 2 पहलू, एक ये और एक ये भी हो सकता, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन उनकी चुप्पी
देश को बहुत भारी पड़ रही है और बहुत भारी पड़ेगी। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया रूप में वो बघेल साहब को लेकर के कि ये जो आप आरोप लगाते हो ईवीएम को लेकर, नोटिस जारी किए गए कि इन पे आप प्रमाण दीजिए कि ईवीएम में गड़बड़ी है। हम बार बार ऐसी याचिका स्वीकार नहीं करेंगे और जवाब मांगना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने। मैं सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से सिंपल एक सवाल पूछता हूं बार बार, और इस बात को ध्यान में रखा जाए कि यह जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि देश में चुनाव विधानसभाओं का हो या लोकसभा का या राष्ट्रपति का, फ्री ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वजन रखते हैं। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। इलेक्शन कमीशन बताए कि क्या वो ईवीएम को जानता है। फिर दोहरा रहा हूं इस सवाल को, ईवीएम को जानता है कैसे काम करती है? नहीं जानता। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी मैं ये पूछता हूं कि चुनाव जो होना चाहिए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जानते हैं ईवीएम कैसे काम करती है? नहीं जानते। सो इससे ज्यादा दुख की और क्या बात होगी कि देश में जितने मतदाता हैं, इस बार 91 करोड़ के लगभग मतदाता थे, अब और बढ़ गए होंगे। 90 से 100 करोड़ के बीच में जहां मतदाता हैं, उनमें से 99.9% मतदाताओं को यह मालूम नहीं है कि ईवीएम कैसे काम करती है। इससे ज्यादा शर्म की और इससे ज्यादा डूब मरने वाली बात